फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई सीरीज जो कॉमर्स की मैं पहले से चला रही हूँ। 4 वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ और ये मेरी 5th वीडियो है। और इस वीडियो को से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप मतलब कि यूपी टीजीटी, पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर केवीएस पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर हो सकता है एनवीएस पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसी से रिलेटेड वीडियो लाती रहती हूँ। अब मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो मैं 1 से स्टार्ट करती हूँ। आज मैं फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो मैं रिकॉग्नाइज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ऐसी एंट्री जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करती है, उन एंट्रीज को हम क्या कहते हैं। तो ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है। इसमें मैं एमसीक्यू के 4 ऑप्शन टाइप नहीं लाई हूँ, तो इसका आंसर है एडजस्टिंग एंट्री। अब मैं आती हूँ सेकंड पे। पेमेंट ऑफ अ 2 ईयर इंश्योरेंस पॉलिसी। अब हमारी 2 ईयर की इंश्योरेंस पॉलिसी है। रिक्वायर्स डेबिटेड टू एट द टाइम एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट के टाइम हमने उसको डेबिट कर दिया है, ठीक है ना। तो जो हमने डेबिट किया है, तो क्या चीज हमने डेबिट की है ये बताना है। तो वो होता है प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। जब हम पेमेंट करेंगे तो प्रीपेड एक्सपेंस को हम, प्रीपेड इंश्योरेंस को हम डेबिट कर देते हैं। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट है एक्रूड रिवेन्यू इज कॉल्ड। एक्रूड रिवेन्यू जो होता है हम उसे क्या कहेंगे। एक्रूड रिवेन्यू होता है रिसीवेबल रिवेन्यू। अब हम आते हैं फोर्थ पे, जो कि हमारा और भी अच्छा क्वेश्चन है। द अमाउंट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट। जो हम डाउटफुल डेप्ट के लिए अमाउंट रिजर्व करते हैं उसको क्या कहा जाता है। उसको कहा जाता है प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। क्योंकि जो हमारे पैसे डेटर से नहीं मिले हैं तो वो हमारे पैसे मतलब डूब गए हैं, तो हम उसके लिए प्रोविजन बना के चलते हैं। किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये भी बता देती हूँ। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम प्रोविजन बना के चलते हैं, ठीक है। 5 पे आते हैं। 5 है हमारा टेंजिबल एसेट्स रिलेटिवली फिक्स्ड और परमानेंट। जो हमारी टेंजिबल एसेट्स होती हैं वो फिक्स्ड भी होती हैं, मतलब कि परमानेंट ही हो गई ना, जो फिक्स्ड हो गई उस नेचर की होती हैं। आर कोल्ड, उन एसेट्स को हम क्या कहेंगे, क्या नाम देंगे। तो हम उन्हें करंट तो नहीं कह सकते, तो इसका आंसर है फिक्स्ड एसेट, ठीक है ना। ऐसी एसेट्स जो परमानेंट नेचर की होती हैं या फिर फिक्स्ड होती हैं तो वो फिक्स्ड एसेट कहलाती हैं। अब हम आते हैं 6 पॉइंट पे। पॉइंट है एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है ना। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, परसेंटेज ऑफ लोन। जब हमारी पार्टनरशिप डीड में हमारी कुछ इंफॉर्मेशन होती है वो एब्सेंस होंगी तो हम उसके केस में क्या करेंगे। 6% लोन हमें प्रोवाइड कराया दे दिया जाएगा, ठीक है ना। 6% लोन। और नॉमिनल एप्लीकेशन अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन फेस वैल्यू इज इक्वल टू। जो नॉमिनल वैल्यू होती है, एप्लीकेशन की अमाउंट जो होती है वो कितने % होनी चाहिए, ठीक है ना। फेस वैल्यू के कितने % होनी चाहिए, 25%। उसके बाद हम आते हैं 8 पॉइंट पे। ये और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो कैश होती है, जैसे कि हमारा हम अकाउंट्स में हम देखते हैं जो कैश है वो हम उसे फिक्स्ड एसेट में नहीं उसको इंक्लूड करेंगे, तो हम कैश को इंटेंजिबल में भी नहीं करेंगे, तो हम कैश को किस में इंक्लूड करेंगे, तो वो हमारी होती है करंट एसेट, ठीक है। प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है, हमें कहाँ से मिलेगा प्रॉफिट, इक्विटी शेयर होल्डर्स से। प्लांट एंड मशीनरी हमारी क्या होती है, फिक्स्ड एसेट, ठीक है ना, क्योंकि ये लंबे टाइम के लिए हमारे बिजनेस में होती है। उसके बाद डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। अगर हम इशू ऑफ शेयर्स जो है वो डिस्काउंट पे कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या होगी, तो वो हमारे लिए होगी फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस एसेट, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 9 पॉइंट पे। 9 पॉइंट है हमारा करंट एसेट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, कितने टाइम पीरियड के लिए, ठीक है ना। तो 1 ईयर से लेस, मतलब कि 12 मंथ से लेस में हम उसको करंट एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं 10 पॉइंट पे। 10 पॉइंट है कैश परचेज नॉट अफेक्ट। अब जो हमारी कैश परचेज है वो किस पे अफेक्ट नहीं करेगी, तो वो हमारी करंट रेशो पे कोई अफेक्ट नहीं डालती है। उसके बाद हम आते हैं 11 पॉइंट पे।
जो हमारा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, नाम तो सुना ही होगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का, जो हमारी करंट एसेट नहीं होती है। अगर हमारी करंट एसेट कोई होती है तो हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं 12 मंथ से लेस टाइम में, ठीक है। अब हम चलते हैं अपना 12 पार्ट पे। 12 पार्ट है करंट रेशो में बी इंक्रीज्ड बाय। करंट रेशो को हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे कर सकते हैं? बाय ओवर स्टेटिंग करंट एसेट। अपनी करंट एसेट को बढ़ा के हम अपनी करंट रेशो को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद है थर्ड पॉइंट, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। थर्ड पॉइंट 13 पॉइंट में है कैपिटल अकाउंट कम्स अंडर। कैपिटल अकाउंट किस प्रिंसिपल के बेसिस में हम उसको कंसीडर करते हैं? सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। इसके बाद है 14 बैलेंस शीट शोज फाइनेंशियल पोजीशन। जो हमारी बैलेंस शीट है वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है। तो वो जो फाइनेंशियल पोजीशन शो करेगी वो स्पेसिफिक डेट के लिए करेगी, ठीक है ना, स्पेसिफिक डेट के लिए। उसके बाद 15 पॉइंट पे है। 15 पॉइंट जो होता है, द 15 पॉइंट है द शेयर्स इशूड फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। ऐसे शेयर को हम कहेंगे बोनस शेयर, ठीक है ना, बोनस शेयर होता है वो। उसके बाद मैं बताती हूँ 16 पॉइंट। 16 पॉइंट है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म टेक प्लेस। जो हमारा डिसोल्यूशन होता है फर्म में किस वजह से होता है? बाय द इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल एक्सेप्ट वन पार्टनर। एक पार्टनर को छोड़कर अगर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो जाता है। 17 में आते हैं मिनिमम परसेंट ऑफ शेयर्स द गवर्नमेंट होल्ड इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी के केस में कितने परसेंट शेयर्स गवर्नमेंट जो है होल्ड करती है? तो 51% मिनिमम परसेंटेज होना ही चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद हम आते हैं 18 पे। 18 है हमारा क्विक रेशो। क्विक रेशो इंक्लूड, क्विक रेशो में क्या क्या इंक्लूड होता है? कैश होता है हमारा, बैंक बैलेंस होगा हमारा और डेटर्स होंगे, ठीक है ना। क्विक रेशो में हमारा होगा कैश, बैंक बैलेंस और डेटर्स। लेकिन क्या नहीं होगा? स्टॉक नहीं होगा। ये इन्वेंट्री को इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब हम क्विक रेशो निकालेंगे उसके लिए, ठीक है ना। करंट एसेट में से अगर हम इन्वेंट्री लेस कर देंगे तो क्विक एसेट आ जाएगा। तो अब हम आते हैं 19, हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 19 पॉइंट है द शॉर्ट टर्म एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मेनली कंसर्न विद द। जो शॉर्ट टर्म एनालिसिस होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो मेनली किससे रिलेटेड होता है, किससे कंसर्न होता है, ठीक है ना। तो वो होता है हमारा वर्किंग कैपिटल एनालिसिस से कंसर्न होता है। उसके बाद हम आते हैं 20 इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। तो 20 है द बेसिक ऑफ ऑब्जेक्टिव। जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो क्या होता है? जो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सोच सकते हैं कि भाई ये तो होना ही चाहिए, बेसिक जो होना ही चाहिए, दैट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। उसके बाद आते हैं हम 21 पे, शेयर ऑफ पार्टनर इन द इनकम ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है ना। शेयर ऑफ पार्टनर इन द इनकम ऑफ पार्टनरशिप फर्म शैल बी। जो पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स की इनकम होती है वो टैक्स से एग्जाम्प्ट होती है, उसमें टैक्स नहीं देना पड़ता है, ठीक है ना। अब हम आते हैं अपने 22 पॉइंट पे। 22 पॉइंट है इशू ऑफ डिबेंचर। जो इशू ऑफ डिबेंचर होता है वो हमारा सोर्सेज ऑफ कैश होता है, सोर्सेज ऑफ कैश। अब हम आते हैं 23 पॉइंट पे। 23 पॉइंट जो है वो हमारा और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको बता देती हूँ चेंज ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना। जब हम वर्किंग कैपिटल को चेंज करते हैं तो वो कब कब हमारी वर्किंग कैपिटल किस किस केस में चेंज हो सकती है? एक तो हम सेल ऑफ ओल्ड मशीन अगेंस्ट चेक। अगर हम ओल्ड मशीन को सेल करते हैं चेक के अगेंस्ट में, वन केस। सेकंड केस में हम परचेज करेंगे मशीन को अगेंस्ट चेक, चेक के थ्रू, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड है परचेज ऑफ मशीन
फॉर कैश, हम मशीन को परचेज कर रहे हैं कैश में, या फिर कोई भी चेक के ट्रांजैक्शन हो, सेल ऑफ ओल्ड मशीन हो चेक के अगेंस्ट में, या फिर परचेज ऑफ मशीन हो चेक के अगेंस्ट में, ठीक है ना। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट 24 पे। अ लोन ड्यू फॉर रिपेमेंट, एक ऐसा लोन है जिसकी रिपेमेंट अभी मतलब पेमेंट हुई नहीं है। रिपेमेंट इन 21 मंथ्स टाइम हैज बीन इंक्लूडेड एज अ करंट लायबिलिटी, हमने उसको करंट लायबिलिटी इंक्लूड कर दिया है। तो व्हाट विल बी द इफेक्ट, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। व्हेन दिस टाइम इज करेक्टेड, जब उसका टाइम, व्हेन दिस इज करेक्टेड, अगर ये इसको हमें करेक्ट करना है तो बताना पड़ेगा इंक्रीज नेट करंट एसेट, तो वो हमारी जो करंट एसेट को है उसको नेट करंट एसेट को इंक्रीज कर देगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। अ लोन ड्यू फॉर रिपेमेंट इन 21 मंथ्स टाइम हैज बीन इंक्लूडेड एज अ करंट लायबिलिटी, व्हाट विल बी द इफेक्ट व्हेन दिस इज करेक्टेड, जब हम इसको करेक्ट करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, नेट करंट एसेट जो है हमारी उसको इंक्रीज कर देगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जो और इम्पोर्टेंट है 25। आपने बॉन्ड्स का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है ना। अब मैं बॉन्ड्स के बारे में बता देती हूँ। बॉन्ड्स सोल्ड आउटसाइड द कंट्री, अगर हम बॉन्ड्स को बेच देते हैं आउटसाइड द कंट्री, कंट्री से बाहर, इन हुज करेंसी दे आर डिनोमिनेटेड, ठीक है ना। तो उस पे किसकी करेंसी डिनोमिनेटेड होगी, आर कोल्ड, उसको क्या कहेंगे, बॉन्ड्स कहेंगे, ठीक है ना। उसको क्या कहेंगे, बॉन्ड्स। कौन सा बॉन्ड्स कहेंगे, यूरो बॉन्ड्स, यूरो बॉन्ड्स, ठीक है ना। जब हम आउटसाइड कंट्री में उसको सेल करेंगे बॉन्ड्स को, उस पे कौन सी करेंसी डिनोमिनेटेड होगी, तो वो केस होता है यूरो बॉन्ड्स का। अब हम आते हैं 26 पे। 26 में आपने गैप सुना होगा, GAAP, तो उसकी फुल फॉर्म होती है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो हमारे प्रिंसिपल्स अकाउंट्स में फॉलो किए जाते हैं, तो वहीं पे इसको यूज किया जाता है गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है ना। अब हम आते हैं 27 पे। 27 है एज पर AS3, AS3 जो होता है कैश फ्लोज के लिए होता है, ठीक है ना। AS3 कैश फ्लो के लिए होता है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 की बात कर रही हूँ। कैश फ्लोज कैन बी क्लासिफाइड इनटू, जो हमारी कैश फ्लो होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब हम आते हैं 28 पे। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल आपने सुना ही होगा कि जो हमारा बिजनेस है वो लाइफ लॉन्ग चलना चाहिए, ठीक है ना, हम ऐसा एज्यूम करके चलते हैं। तो गोइंग कंसर्न इज अ कंसेप्ट दैट बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी लिक्विडेटेड और सोल्ड आउट। जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो हम लिक्विडेट भी नहीं करेंगे, सोल्ड नहीं करेंगे इन द नियर फ्यूचर। यही कहा गया है उसमें कि हम आगे आने वाले भविष्य में हम उसको लिक्विडेट नहीं करेंगे, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि जो हमारा बिजनेस होता है वो लाइफ लॉन्ग चलेगा। इसी अजम्पशन के अकॉर्डिंग गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल की अजम्पशन को हम फॉलो करते हैं जब हम अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं 29 पे। व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड, आपने सुना होगा फॉरफिटेड मतलब जब्त कर देना शेयर को। जब हम शेयर्स को फॉरफिटेड करते हैं तो क्या होता है उसमें शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, ठीक है ना। तो जो हम डेबिट करेंगे वो किस अमाउंट से करेंगे, ठीक है। हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे तो वो करेंगे कॉल्ड अप कैपिटल से, जितनी महंगाई है कॉल्ड अप कैपिटल से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए, एक बार फिर से सुन लो। जब हम शेयर फॉरफिटेड करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे कॉल्ड अप कैपिटल से, ठीक है। अब हम आते हैं 30 पॉइंट पे। जो हमारी अकाउंटिंग होती है उसकी क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। तो पहले तो वो अंडरस्टैंडेबिलिटी होती है, उसमें हम उसको समझ सकते हैं। रिलीवेंस होता है और एक रिलायबिलिटी होती है, ठीक है। ये जो तीनों फीचर्स हैं ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हमारे अकाउंटिंग के हैं।
अब हम चलते हैं अपना लास्ट 31 पॉइंट पे, जो है उसने पूछा है कि इसका है 13 का, विच स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू नो द कॉजेज फॉर डिफरेंस बिटवीन बैलेंसेज एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड द पासबुक। पासबुक और कैश बुक के जो डिफरेंस को शो करता है, उस स्टेटमेंट का नाम क्या है? तो उस स्टेट का नाम होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, आज मैं आपके लिए लाई थी 31 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको रिमेम्बर रखने हैं अपने कोई भी एग्जाम के लिए। अगर आप कोई भी कॉमर्स का एग्जाम देने जाते हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम हो, चाहे वो तुम्हारा केवीएस का पीजीटी एग्जाम हो, चाहे वो तुम्हारा एनवीएस का पीजीटी एग्जाम हो, आपको ये सारे पॉइंट अपने दिमाग में याद करके जाने हैं। अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगता है, कॉमर्स से रिलेटेड आपको कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।